सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे थे 12th साइंस केमिस्ट्री में थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके दो पार्ट मतलब उसके दो वीडियोज अपन पहले पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्ड और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन के नियम। चूंकि ये नियम फैराडे के द्वारा दिए गए थे, माइकल फैराडे द्वारा दिए गए थे, इसलिए इन्हें फैराडे के नियम से भी जाना जाता है। दो नियम हैं, दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले नियम को विद्युत अपघटन का प्रथम नियम या फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। ये केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये जो चैप्टर है ये केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स में भी है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, दोनों जगह ये कवर हो जाता है। देखिएगा, पिछले वीडियोस में अपन ने देखा कि जैसे कोई विद्युत अपघट्य सेल है और उसमें आपने इस तरह से ये इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं। ये विद्युत अपघट्य का इसमें विलयन भरा हुआ है। ये दिष्ट धारा का स्रोत है, मतलब बैटरी है। ये इसका धनावेशित सिरा, ये इसका ऋणावेशित सिरा। धनावेशित सिरा क्या कहलाता है? एनोड। ऋणावेशित सिरा कैथोड। जब ये विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाती है, मतलब इस स्विच को ऑन कर दिया जाता है, तो विलयन में उपस्थित जो ऋणायन है, मान लेते हैं B-, वो एनोड की तरफ, और जो धनायन है मान लेते हैं A+, वो कैथोड की तरफ आकर्षित होते हैं और वहां पर जाकर ये अभिक्रियाएं संपन्न करते हैं। अपन ने पढ़ा एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। जैसे ऋणायन है, ये एनोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और एनोड पर ये पदार्थ प्राप्त हो जाता है। कैथोड पर हमेशा क्या होता है? रिडक्शन होता है, मतलब धनायन है वो कैथोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और अपचयित होकर कैथोड पर प्राप्त हो जाता है। ये चीजें हो रही हैं। मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि जब इस विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड और कैथोड दोनों इलेक्ट्रोडों पर ही पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसी से संबंधित अपना ये फैराडे का प्रथम नियम है, विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है। ये नियम क्या कहता है कि किसी विद्युत अपघट्य सेल में, किसी विद्युत अपघट्य विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किसी इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा या पदार्थ का द्रव्यमान उस विलयन में से प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिएगा, इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और मात्रा का मतलब यहां पर है द्रव्यमान से, किसके समानुपाती है? विलयन में से प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के।
इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा को यहाँ द्रव्यमान में लेंगे, मतलब ग्रामों में लेंगे, वह विलयन में से प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। इसे फैराडे का प्रथम नियम या विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहते हैं। अगर यहाँ पर पदार्थ की मात्रा को मैं m के द्वारा लिखूं और विलयन में से प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा है उसको मैं q के द्वारा लिखूं तो हो जाता है m समानुपाती q। m क्या है यहाँ पर? पदार्थ की मात्रा, किसमें? ग्राम में, मतलब ये द्रव्यमान है। और Q क्या है? विद्युत धारा की मात्रा। जिसको मैं यूं भी कह सकता हूं, ये कुल आवेश है जो विलयन में से प्रवाहित किया गया है। और इसकी इकाई क्या है? कूलाम। आवेश की इकाई कूलाम होती है। अब देखिएगा, विद्युत धारा की कुल मात्रा या कुल आवेश क्या है? मान लेते हैं अपन ने इस विलयन में से I विद्युत धारा को t समय तक प्रवाहित किया। I विद्युत धारा को t समय तक, तो कुल विद्युत धारा कितनी हो गई? I गुणा t। I है विद्युत धारा और t है समय, तो I विद्युत धारा को t समय तक प्रवाहित करेंगे तो कुल विद्युत धारा हो गई I गुणा t, विद्युत धारा गुणा समय, जो कि Q के बराबर है यहाँ पर। और मैं लिखूं Q बराबर IT। I यहां पर क्या है? विद्युत धारा, इसकी इकाई क्या है? एम्पियर। और T है समय, जिसकी इकाई क्या है? सेकेंड। अब इस Q का मान इस समीकरण में रख दूं, m समानुपाती Q वाले में, तो हो जाता है m समानुपाती IT। और समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक समानुपाती स्थिरांक आता है जिसको लिखा जाता है W के रूप में, WIT, जिसको कई जगह आप Z के रूप में भी देख सकते हैं। आपको कई जगह ये W के रूप में मिलेगा समानुपाती स्थिरांक, और कई जगह किस रूप में मिलेगा? Z के रूप में इसको लिखा हुआ मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण हो जाता है। फैराडे के प्रथम नियम का ये समीकरण है, विद्युत अपघटन का ये प्रथम नियम है। अब इस समीकरण में W या Z समानुपाती स्थिरांक है। W या Z क्या है? समानुपाती स्थिरांक है। इन समानुपाती स्थिरांकों को या स्थिरांक को इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट भी कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी इसे कहते हैं। इसको ज्यादातर आप इस विद्युत रासायनिक तुल्यांक के नाम से ही जानेंगे, ये इसका मुख्य नाम है, इस रूप में ही ये आप इसको पहचानेंगे। अब देखिए, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, किस तरह से इसको अपन निकालेंगे या किस तरह से इसको परिभाषित करेंगे। तो इसमें अपन एक शर्त लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर इस सेल में आपने 1 एम्पियर विद्युत धारा, I का मतलब आपने कितनी विद्युत धारा ली? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया, T का मान 1 सेकंड, तो क्या हो जाएगा? I का मान 1 है, T का मान 1 है, तो M है वो W के बराबर हो जाएगा। तो M बराबर W या Z, W लिखो या Z लिखो, तो
1 एम्पीयर विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाले पदार्थ के द्रव्यमान के बराबर हो जाता है। तो यहां पर इसको परिभाषित करेंगे कि अगर किसी विद्युत अपघट्य सेल में विद्युत अपघट्य विलयन में से 1 एम्पीयर विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा को ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। जो पदार्थ की मात्रा प्राप्त हो रही है, जितने ग्राम प्राप्त हो रहे हैं, उसी को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। इसको मैं दूसरे प्रकार से भी बता सकता हूं। देखिए कैसे, अगर I का मान 1 एम्पीयर है और T का मान 1 सेकंड है, तो यहां से देखिएगा Q बराबर IT होता है। I का मान भी 1 है, T का मान भी 1 है, तो Q का मान क्या हो गया? 1 हो गया। तो यहां जो दूसरे प्रकार से अपन इसको बता सकते हैं, I और T का मान 1 होने से Q का मान भी क्या हो जाएगा? 1। लेकिन अब इसकी इकाई क्या हो गई? कूलाम, क्योंकि एम्पियर गुणा सेकंड कूलाम होता है। तो Q बराबर 1 हो गया। Q बराबर अगर 1 हो जाता है, देखिए ये Q तो है, I और T का जो गुणनफल है वो Q तो है, Q का मान 1 हो गया, तो M है वो W के बराबर हो गया। M बराबर W या Z। तो दूसरे प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं कि अगर किसी विद्युत अपघट्य सेल में विद्युत अपघट्य विलयन में से 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करते हैं तो किसी इलेक्ट्रोड पर प्राप्त पदार्थ का द्रव्यमान या पदार्थ की मात्रा को ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो ये है फैराडे का प्रथम नियम या विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। बहुत ही आसान है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, अपन देखेंगे विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम या फैराडे का द्वितीय नियम। विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम या फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है? देखिएगा, जब एक से ज्यादा विद्युत अपघट्य सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो एक से ज्यादा विद्युत अपघट्य सेल हैं उसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ अलग अलग हैं, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद उन सभी सेलों में एक समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो उनके इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त पदार्थ की मात्राएं हैं, उनका द्रव्यमान है, उनके मात्राओं के मध्य आपस में क्या संबंध होगा, यह संबंध फैराडे के द्वितीय नियम के द्वारा अपन बताएंगे। देखिए कैसे। पहले यहां पर कुछ सेल हैं, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ रहा हूं। 3 सेल लिए मैंने, देखिएगा ये 3 सेल हैं आपके पास और इनको श्रेणी क्रम में आपस में जोड़ा हुआ है। ये इसका धनावेशित सिरा, ये इसका ऋणावेशित सिरा।
धनावेशित सिरे को क्या कहते हैं अपन? एनोड। ऋणावेशित सिरे को क्या कहते हैं? कैथोड। ये इसका ऋणावेशित सिरा, ये धनावेशित सिरा, ये ऋणावेशित सिरा और ये इसका धनावेशित सिरा। अब सेलों में अपन जानते हैं कि जब ये सेल कार्य करता है, वर्किंग कंडीशन में आता है, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर से किधर होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की तरफ होता है। यह है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा। ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा है। और अपन जानते हैं कि जो विद्युत धारा है उसकी दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा से विपरीत होती है। तो विद्युत धारा की दिशा क्या हो गई? कैथोड से एनोड हो जाती है, इससे विपरीत हो जाती है। कैथोड से एनोड की तरफ विद्युत धारा की दिशा हो जाती है। ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड, देखिए ये एनोड है, यहां पे ये कैथोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है। तो विद्युत धारा की दिशा किधर से किधर हो गई? कैथोड से एनोड की तरफ हो जाती है। अब इन तीन सेलों में यहां विद्युत अपघट्य का विलयन है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, यहां है AgNO3 का विलयन और इसमें भरा हुआ है HCl भरा हुआ है। ठीक है, और तीनों जो किस श्रेणी क्रम में है इसलिए समान मात्रा में विद्युत धाराएं इसमें प्रवाहित होती है। तो क्या होगा? कैथोडों पर धनाएं जाएंगे, इसके कैथोड पर Cu2+ जाएगा, मतलब कॉपर प्राप्त हो जाएगा। इसके कैथोड पर क्या प्राप्त होगा? Ag प्राप्त होगा और इसके कैथोड पर क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। देखिएगा, फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है कि जब एक से ज्यादा प्रकार के विद्युत अपघट्य विलयनों में एक समान मात्रा में विद्युत धाराएं प्रवाहित की जाती हैं तो उनके इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त पदार्थ के द्रव्यमानों का अनुपात उन पदार्थों के तुल्यांकी भारों के अनुपात में होता है। जो अलग अलग सेल में समान विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त पदार्थ की मात्राएं वो इन पदार्थों के तुल्यांकी भारों के अनुपात में प्राप्त होती हैं। जैसे देखिए, मैं यहां पे लिखूं, कॉपर का निक्षेपित द्रव्यमान बटा Ag का निक्षेपित द्रव्यमान। किस अनुपात में होगा? कॉपर का तुल्यांकी भार बटा Ag का तुल्यांकी भार। जो इन पदार्थों के तुल्यांकी भार का अनुपात है वही अनुपात इनके इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त पदार्थ की मात्राओं का या द्रव्यमानों का अनुपात होता है। कॉपर का तुल्यांकी भार कितना है? कॉपर का परमाणु भार देखो आप, परमाणु भार कितना है? 63.5। तो इसका तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा? तुल्यांकी भार क्या है? परमाणु भार बटा ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन। ये तो आप जानते हैं, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तुल्यांकी भार और परमाणु भार में ये संबंध है। तो तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? देखिए, यहां कॉपर Cu2+ है,
Cu2 प्लस है जो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu ठोस में परिवर्तित हो रहा है। तो इसके ऑक्सीकरण अवस्था में कितना परिवर्तन आया? 2 का परिवर्तन आया। तो इसका तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा? तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार है 63.5 और ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन कितना आया? 2 का, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो बटा 2। ये जो मान प्राप्त होगा ये कॉपर का तुल्यांकी भार प्राप्त हो जाता है। Ag का तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा? Ag का तुल्यांकी भार वही इसके परमाणु भार में ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तन का भाग दें, इसका परमाणु भार कितना है? 108 या लगभग 107.5 या 108 हो जाता है, लगभग 108 है। ये इसका परमाणु भार है। ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन देखिए, Ag1+ 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ag बना रहा है, तो ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन है 1 का, तो ये 108 ही रहेगा। तो Ag का तुल्यांकी भार और परमाणु भार बराबर है क्योंकि उसके ऑक्सीकरण अवस्था में 1 का परिवर्तन आता है, और कॉपर का तुल्यांकी भार इसके परमाणु भार का आधा होता है। तो इस तरह से ये अपन बता सकते हैं कि जब कॉपर CuSO4 और AgNO3 विलयनों में से समान विद्युत धाराएं प्रवाहित की जाती हैं तो इनके द्रव्यमानों का जो अनुपात है, कॉपर और Ag के निक्षेपित द्रव्यमानों का अनुपात है, वो इसके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होगा। मतलब यहां क्या हो जाएगा? 63.5/2 कॉपर का तुल्यांकी भार और Ag का तुल्यांकी भार नीचे 108। इस अनुपात में इनके द्रव्यमान प्राप्त होंगे। ये है फैराडे का द्वितीय नियम। अब ये इतना ही नहीं है, इसको आगे और भी देखिए क्या यूज है, अपन देखते हैं अभी। हाँ, तो देखिएगा इन सेलों को जो अपने श्रेणी क्रम में जोड़कर समान मात्रा में विद्युत धाराएं प्रवाहित की, तो अभी अपन ने देखा कि उनके इलेक्ट्रॉनों पर प्राप्त पदार्थ की मात्राएं या द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होती हैं। जैसे इस सेल में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी कैथोड पर, यहाँ कैथोड पर Ag प्राप्त होगा, यहाँ कैथोड पर कॉपर प्राप्त होगा। तो इन सेलों के कैथोड पर प्राप्त होने वाले जो पदार्थ हैं उनके द्रव्यमानों का अनुपात इस अनुपात में होगा। क्यों? एक क्या है? हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार, 31.78 क्या है? कॉपर का तुल्यांकी भार, और 107.88 जो लगभग 108 के बराबर है वो क्या है? Ag का तुल्यांकी भार। तो इन पदार्थों के जो द्रव्यमान है कैथोड पर प्राप्त होंगे वो इस अनुपात में प्राप्त होते हैं। बहुत ही सरल है, इससे अपन आसानी से बता सकते हैं। अब आजकल देखिएगा तुल्यांकी भार की जगह अणुभार को भी काम में लेते हैं। ग्राम तुल्यांकों की जगह मोलों की संख्या भी काम में लेते हैं। जैसे यहां पर मैं यूं कहूं कि Ag वाले विलयन में, AgNO3 वाले विलयन में Ag+ अपचयित होकर कैथोड पर Ag के रूप में प्राप्त होता है। CuSO4 कॉपर सल्फेट वाले विलयन में Cu2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और कॉपर ठोस के रूप में प्राप्त होते हैं। हाइड्रोजन वाले विलयन मतलब HCl या H2SO4 भी ले सकते हैं। यहां पर इस विलयन में ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इस तरह से हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित होते हैं, तो इनके कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो अपन कहेंगे यहाँ पर ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह मोलों की संख्या को भी काम में ले सकते हैं कि Ag+ का 1 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 1 मोल Ag अपने को परमाणु के रूप में या तत्व के रूप में प्राप्त हो जाएगा। 1 मोल Cu2+ आयन 2 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और अपने पास कॉपर का 1 मोल प्राप्त होगा। H+ आयन के 2 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, 1 मोल हाइड्रोजन अणु प्राप्त होते हैं। तो जो पदार्थ की मात्रा है
वो किस पे निर्भर कर रही है? इन इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या पर। यहां Ag का एक मोल और इलेक्ट्रॉनों का एक मोल। अब देखिए अगर मान लो विलियन में, कॉपर सल्फेट वाले विलियन में अपन 2 मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करने के बजाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ही प्रवाहित करें, तो कॉपर 2+ आयन के आधा मोल का ही अपचयन होगा, क्योंकि 1 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। आपने इलेक्ट्रॉन कितने प्रवाहित कर दिए? मान लेते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करे, तो इसका आधा हो गया ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आधी कर दिया आपने, तो Cu2+ आयनों की आधी संख्या ही अपचयित होगी, आधा मोल ही अपचयित होगा और आधा मोल कॉपर ही प्राप्त होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा है वो किस पर निर्भर कर रही है? इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रही है। तो फैराडे के द्वितीय नियम को मैं यूं भी बता सकता हूं कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विद्युत अपघट्य सेलों में इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त पदार्थ के मोलों की संख्या विलियन में से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या के समानुपाती होती है। इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त पदार्थ के मोलों की संख्या समानुपाती क्या हो जाएगी? विलियन में से या विलियन में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या के समानुपाती हो जाती है। विलियन में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या के समानुपाती होती है। तो यह भी फैराडे का द्वितीय नियम है, उसको भी आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, इसे अपन समझ सकते हैं। अब देखिए फैराडे के द्वितीय नियम का गणितीय रूप क्या है, किस तरह से अपन उसको पढ़ेंगे, उस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। देखिएगा क्या इसके गणितीय रूप में देखिएगा। अभी अपन ने देखा कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सेलों में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में प्राप्त होती है, या फिर दूसरे शब्द में यूं कहें कि इलेक्ट्रोड पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। M समानुपाती E लिख सकते हैं अपन आसानी से। M समानुपाती E आराम से लिख सकते हैं। मान लेते हैं 2 सेल आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। एक सेल में प्राप्त पदार्थ की द्रव्यमान M1 वो समानुपाती हो गया उस पदार्थ के तुल्यांकी भार E1 के। दूसरे सेल में पदार्थ का जो द्रव्यमान है जो प्राप्त हुआ वो है M2 और उस पदार्थ का तुल्यांकी भार है मान लेते हैं E2। ठीक है, इस तरह से अपन लिखते जाएंगे। 3 सेल है तो M3 भी आ जाएगा। इस समीकरण में दूसरे समीकरण का भाग दें तो M1 बटा M2 क्या हो जाता है? E1 बटा E2 हो जाता है, क्योंकि द्रव्यमानों का अनुपात उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होता है। ये समीकरण कहां से प्राप्त हुआ? फैराडे के द्वितीय नियम से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए फैराडे के प्रथम नियम से अपन ने देखा M1 बराबर W1IT और M2 बराबर W2IT। IOT तो दोनों पदार्थों के लिए समान ही है क्योंकि समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। W1 पदार्थ 1 के लिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक, W2 पदार्थ 2 के लिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इन M1 और M2 के मान समीकरण इसमें रख दें तो हो जाता है W1IT बटा W2IT बराबर E1 बटा E2। लिख सकते हैं कि नहीं? IT से IT कट जाता है तो E1 बटा E2 बराबर
W1 बटा W2। ये भी फैराडे के द्वितीय नियम का गणितीय रूप है और इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, E समानुपाती W। इस समीकरण से लिख सकता हूं कि नहीं, E समानुपाती W कि किसी पदार्थ के लिए तुल्यांकी भार का मान है या ग्राम तुल्यांक का मान है, वह उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। अब इस समीकरण में देखिए, समानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं तो आपके पास आ जाता है E बराबर QW, और ये आप इस समीकरण से भी लिख सकते हैं क्योंकि IT क्या है, Q, ये भी IT क्या है, Q, तो E1 है वो Q गुणा W1 है, E2 क्या है, Q गुणा W2 है, तो E बराबर क्या हो गया, QW हो गया कि नहीं। अरे E बराबर IT क्या है, Q W1, E2 क्या है, इस IT की जगह Q लिख सकते हैं, Q गुणा W2। इसका मतलब E हो गया बराबर Q गुणा W, ये अपन इसमें लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। ये समीकरण भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है और Q हो गया E बटा W। कैसे भी इन समीकरणों को आप रीअरेंज करके दूसरे समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका गणितीय रूप हो गया। अब देखिएगा यहां पर अपन कुछ प्रयोग करते हैं कि आपने ये जो तीन सहज जोड़े हुए थे, AgNO3 विलयन का, कॉपर सल्फेट का, H2SO4 या HCl का विलयन, उन तीनों विलयनों में से एक समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। वो कितनी है, I बराबर 1 एम्पियर, 1 एम्पियर विद्युत धारा को T बराबर 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे, या फिर अपन यूं कह सकते हैं एक गुलाम आवेश को तीनों विलयनों में से प्रवाहित करते हैं। तो AgNO3 विलयन के कैथोड पर 0.0001180 ग्राम चांदी प्राप्त होती है, सिल्वर प्राप्त होता है। कॉपर सल्फेट विलयन में एक गुलाम आवेश प्रवाहित करेंगे तो 0.0003296 ग्राम कॉपर या तांबा प्राप्त होता है। H2SO4 या HCl विलयन में आप इतना ही आवेश या इतनी ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कैथोड पर 0.0001036 ग्राम हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। किस कंडीशन में, 1 एम्पियर को 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे तब। ये जो कैथोड पर प्राप्त होने वाली मात्राएं हैं, इन्हें विद्युत रासायनिक तुल्यांक मात्राएं कहते हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक मात्राएं क्यों कहते हैं, देखिएगा फैराडे के नियम से ये समीकरण है आपके पास, I का मान 1 है, T का मान 1 है, तो IT का मान 1 हो गया, IT का मान 1 हो गया तो क्या हो गया, M का मान W के बराबर हो गया। और यहां जो द्रव्यमान प्राप्त हुआ है, ये जो द्रव्यमान प्राप्त हुए हैं M के मान ही तो है, ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर है। तो इसीलिए इन द्रव्यमानों को क्या कह रहे हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक मात्राएं कहते हैं। जब पदार्थ के विलयन में 1 एम्पियर को 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे तो जो कैथोड पर प्राप्त मात्रा होगी उसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक मात्रा कहते हैं। अब यहां देखिएगा, इसी विद्युत अपघट्य विलयन में से कितना आवेश प्रवाहित करें कि उस विलयन में कैथोड पर उस पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक या तुल्यांकी भार के बराबर ग्राम में मात्रा प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा, अभी अपने एक समीकरण देखा, E बराबर QW, देखा कि नहीं। इसको मैं यूं लिख सकता हूं, Q बराबर E बटा W। कॉपर के लिए E का मान कितना होता है, मतलब कॉपर का जो तुल्यांकी भार है वो कितना होता है, 31.88
कॉपर के लिए W का मान कितना है, ये रहा 0.0003296। यहां से अपन ने प्राप्त कर लिया W का मान। W का मान क्या है, 1 एम्पियर विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे तो जो द्रव्यमान की मात्रा आएगी वही W है। तो ये W हो गया कॉपर के लिए। तो ये कितना आता है, लगभग 96,500 कूलम आता है लगभग। Ag के लिए देखो तुल्यांकी भार कितना है, 108, लगभग 108। और इसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान कितना है, ये रहा, यहां से लिख सकते हैं 0.0011180। ये भी लगभग कितना आया, 96,500 कूलम। हाइड्रोजन के लिए देखिएगा, हाइड्रोजन के लिए तुल्यांकी भार के बराबर ग्रामों में मात्रा प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा निकाल रहे हैं अपन। तो हाइड्रोजन के लिए देखिए E का मान कितना है, 1, और W का मान कितना है, ये रहा 0.0001036। ये भी लगभग कितना आएगा, 96,500 कूलम। तो विद्युत अवघट्टे का विलयन चाहे कोई सा भी हो, उस विलयन में से अगर आप 96,500 कूलम के बराबर आवेश प्रवाहित करते हैं तो उस विलयन में लगे हुए कैथोड पर उस पदार्थ के तुल्यांकी भार के बराबर ग्रामों में मात्रा प्राप्त होगी। ये निश्चित है, ये यहां से अपन सीख सकते हैं। 96,500 कूलम ये जो आंकड़ा आया है, इस आवेश को एक फैराडे आवेश भी कहते हैं। तो अपन यूं कह सकते हैं 1F बराबर 96,500 कूलम। एक फैराडे का आवेश कितना है, 96,500 कूलम। अब ये 96,500 कूलम का आंकड़ा अपने यहां तो कैलकुलेशन करके किया है, ये वास्तव में होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है। देखिए इसको अपन यूं भी समझ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, एक फैराडे का मान 96,500 कूलम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये यहां से गणना करके निकाला। और इसको अपन यूं भी समझ सकते हैं एक सीधे से मेथड से। देखिए Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu ठोस में बदलता है। Ag1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Ag ठोस में बदलता है। अगर इसका 1 मोल लें, 1 मोल कॉपर, तो ये आएगा 63.5 ग्राम। इसका अगर 1 मोल लें तो ये आएगा 108 ग्राम, क्योंकि 1 मोल में परमाणु भार के बराबर ग्राम होता है। इसका 1 मोल, तो ये भी 1 मोल, इसके 2 मोल लगेंगे। Ag का 1 मोल प्राप्त करने के लिए Ag प्लस के 1 मोल अपचयित होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 1 मोल ही चाहिए। ठीक है, तो कॉपर के 1 मोल को प्राप्त करने के लिए, परमाणु भार के बराबर ग्राम प्राप्त करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। जबकि चांदी के 1 मोल मतलब परमाणु भार के बराबर आपको द्रव्यमान वाले पदार्थ को प्राप्त करने के लिए 108 ग्राम Ag को प्राप्त करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना हो जाता है, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.02 गुणा 10⁻23, इतने तो इलेक्ट्रॉन होंगे। और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों को 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करेंगे तो 96,500 कूलम आता है। तो 96,500 कूलम वास्तव में क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश है। ठीक है, अब देखिए यहां पर कॉपर के 1 मोल को प्राप्त करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन अगर आधा मोल प्राप्त करें
1/2 मोल मतलब 63.5/2 ग्राम प्राप्त करें तो इसका भी आधा मोल लगेगा और इसका 1 मोल लगेगा, है कि नहीं। और 63.5/2 क्या है, कॉपर का तुल्यांकी भार है। तो तुल्यांकी भार के बराबर ग्राम में मात्रा प्राप्त करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए ना कॉपर के लिए। और यहां देखिए एजी के लिए 108 ग्राम यही इसका अणु भार है, मतलब परमाणु भार है, और ये इसका तुल्यांकी भार है। तो तुल्यांकी भार एजी के लिए समान है क्योंकि एजी में ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन 1 आया। तो इसके 108 ग्राम प्राप्त करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों को एजी में प्रवाहित करें तो उसके तुल्यांकी भार के बराबर ग्राम में एजी प्राप्त हो गया। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों को Cu2+ के विलयन में प्रवाहित करें तो उसके तुल्यांकी भार के बराबर 63.5/2 मतलब तुल्यांकी भार के बराबर ग्राम में मात्रा प्राप्त हो गई। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों से किसी पदार्थ की उसके तुल्यांकी भार के बराबर ग्रामों में मात्रा प्राप्त होती है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो गया, 96,500 कूलम, जिसे अपन क्या कहते हैं, 1 फैराडे कहते हैं। तो 1 फैराडे आवेश अगर प्रवाहित करेंगे तो विलयन के कैथोड पर उसके तुल्यांकी भार के बराबर ग्रामों में मात्रा प्राप्त होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए एक न्यूमेरिकल भी कई प्रकार से पूछे जाते हैं, वो देखिए क्या है। न्यूमेरिकल इस तरह से पूछे जाते हैं कि जैसे आपको कोई विद्युत अपघट्य का विलयन दे दिया जाता है और उसमें न्यूमेरिकल आता है कि इस विलयन में से I विद्युत धारा को, I एम्पियर विद्युत धारा को t सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो कैथोड पर कितने ग्राम पदार्थ प्राप्त होगा, ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो देखिए किस प्रकार से इसको हल करेंगे। अभी अपन ने देखा कि अगर मान लो 1 फैराडे आवेश विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो कैथोड पर उसके तुल्यांकी भार के बराबर ग्रामों में मात्रा प्राप्त होती है। 1 फैराडे मतलब 96,500 कूलम प्रवाहित करेंगे तो तुल्यांकी भार के बराबर ग्राम प्राप्त होगा। लेकिन अगर 1 कूलम प्रवाहित करें तो E/96,500 हो गया। इतने ग्राम पदार्थ है वो कैथोड पर या इलेक्ट्रोड पर प्राप्त हो जाता है। ये तो अपनी सामान्य बात हो गई। लेकिन आप प्रवाहित कितना कर रहे हैं, I एम्पियर को t सेकंड तक, तो Q होता है I गुना t कूलम। तो अगर आप IT कूलम आवेश प्रवाहित करते हैं ये तो 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर पदार्थ की मात्रा है। IT कूलम प्रवाहित करेंगे तो पदार्थ की मात्रा m कितनी हो जाएगी, E/96,500 गुणा IT। 1 कूलम प्रवाहित करेंगे तो पदार्थ की मात्रा है इतनी, IT कूलम प्रवाहित करेंगे तो पदार्थ की मात्रा हो गई E/96,500 गुणा 96,500 गुणा IT। इसको मैं लिख दूं EIT और 96,500 क्या है, फैराडे स्थिरांक, 1 फैराडे है। ये देखिए फॉर्मूला हो गया। आप इसको रटे नहीं, इस तरह से निकाल भी सकते हैं, आसानी से ज्ञात भी कर सकते हैं। इससे आप न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं जैसा मैंने अभी आपको बताया। E है जिस पदार्थ में आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसका तुल्यांकी भार, E है तुल्यांकी भार, I है विद्युत धारा जितने एम्पियर आप प्रवाहित कर रहे हैं, T है जितने समय तक आप प्रवाहित कर रहे हैं, और F 96,500 कूलम है, 96,500 कूलम होता ही है। ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र हो जाता है। EIT/F ये पदार्थ के द्रव्यमान की मात्रा हो जाती है। ठीक है, आसानी से समझ सकते हैं अपन इसको। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है
विद्युत रासायनिक तुल्यांक की इकाई क्या है? दोनों नियम हो गए हैं, फैराडे का प्रथम नियम, द्वितीय नियम दोनों पढ़ लिए अपन ने। अब क्वेश्चंस देख रहे हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की इकाई क्या है? देखिए, फैराडे के प्रथम नियम से, प्रथम नियम क्या है फैराडे का? कि विलयन में इलेक्ट्रॉनों पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा उसमें से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। m समानुपाती IT, m बराबर WIT। आपको इस W की इकाई निकालनी है, तो W बराबर m बटा IT। हो गया कि नहीं? m क्या है? पदार्थ का द्रव्यमान, जिसको अपन लिखेंगे ग्राम। I क्या है? विद्युत धारा, जिसको अपन लिखेंगे एम्पियर के रूप में। T है समय, जिसको लिखेंगे सेकंड के रूप में। तो ये हो गया ग्राम प्रति एम्पियर प्रति सेकंड। ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक की इकाई हो जाती है। अगर आप एम्पियर गुणा सेकंड को कूलाम के रूप में लिखें तो ये भी हो जाता है ग्राम बटा कूलाम या ग्राम प्रति कूलाम। तो ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक की इकाइयां हो जाती हैं। ये भी कई बार पूछी जाती है, 12th में नहीं, आगे कभी कंपटीशन में भी इस तरह की इकाइयां पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान है, इस सूत्र से आप इसकी इकाई ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे के नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी है, इस पे न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं। कल अपन जो नया वीडियो लेके आएंगे उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे कि उसमें चालकता क्या है, चालकत्व क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, मोलर चालकता, तुल्यांक की चालकता, ये सारी चीजें अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप हाथ धोते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।